Let's start with the 14 principles of Henry Fayol. First of all, who was Henry Fayol? देखिए, Henry Fayol was born in France in 1841. इसका देखिए, हेनरी फ्योल कहाँ पे बॉर्न हुआ था? इन फ्रांस इन 1841. इसने क्या किया? देखिए, ही वॉज वर्किंग एज एन इंजीनियर इन द कोल माइनिंग कंपनी. ये हेनरी फ्योल एज एन इंजीनियर काम कर रहा था इन द कोल माइनिंग कंपनी 1888 में. ओके, 1888 में ही वॉज प्रोमोटेड एज अ एमडी ऑफ द कंपनी. इसको प्रमोट किया गया एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. ये एक कोल माइनिंग कंपनी में एज एन इंजीनियर काम कर रहा था. 1888 में इसको मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी में प्रमोट किया गया. जब इसकी प्रमोशन हुई, दैट टाइम कंपनी वाज इन द सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी. कंपनी डूबने वाली थी, सोचिए. और देखिए, इसने क्या किया? इसने ये अपने 14 के 14 प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया उस कंपनी में. एंड जब वो रिटायर हुआ after 30 years, that time the company was a leading coal mining company and it was a very very successful company. और वो coal mining company जहाँ पे वो एज एन इंजीनियर काम कर रहा था पहले, वो कंपनी कैसे सक्सेसफुल हुई? जब ये हेनरी फियोल was born in 1841 in France, जब इसने अपने 14 के 14 प्रिंसिपल्स अप्लाई किए, दैट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. ये प्रिंसिपल्स अप्लाई करने के बाद कंपनी की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज हो गई. क्लियर? Now we are going to start with the 14 principles of Henry Fayol and we will finish these principles in a very short video, right? First, principle of division of work. According to this principle of division of work, the whole work should be divided into small units. सारे के सारे overall काम को units में divide किया जाए. सारा काम एक पर्सन को देने के बजाय उस काम को उन पर्सन्स को देना चाहिए जिनको उस काम में इंटरेस्ट है. क्लियर? The whole work should be divided into small tasks called units, and instead of giving the whole work to the one person, the work should be divided according to the skill, capability, specialization of the person. अगर पर्सन के स्किल के अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाएगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और प्रोडक्टिविटी वो अच्छे से कर पाएगा काम की विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज. ठीक है? अगला देखिए, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फियोल. अथॉरिटी मींस, पहले आप लिखेंगे, अथॉरिटी मींस पावर टू टेक अ डिसीजन. रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम. रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ड्यूटी होती है, एक काम को करना होता है टाइम पे, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं. अथॉरिटी मींस पावर टू मेक अ डिसीजन. वो कहते हैं अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमेशा बैलेंस होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर शुड बी पैरिटी बिटवीन, पैरिटी मतलब बैलेंस. किसमें बैलेंस होना चाहिए? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में. कहते हैं ना पर्सन को ज्यादा अथॉरिटी दी जाए, ना पर्सन को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए. अगर पर्सन को ज्यादा अथॉरिटी दी जाएगी, व्हाट डू यू मीन बाय अथॉरिटी? पावर टू मेक अ डिसीजन. उसके पास पावर चली गई डिसीजन लेने की. देखिए, वो गलत डिसीजन ले सकता है, वो अपनी अथॉरिटी को मिसयूज कर सकता है. क्लियर? तो उसको एक्सेस अथॉरिटी कभी भी ना दी जाए. नेक्स्ट कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स completing the work on time, giving them the duty. Clear? वो कहते हैं उसको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मत दे देना कि उससे काम ही कंप्लीट ना हो, वो ओवरबर्डन हो जाए. So there should be balance between authority and responsibility. इसका एग्जाम्पल आप लिख के आइए. फॉर एग्जाम्पल, टॉप लेवल मैनेजर था, उसने अपने एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी. क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी? कि 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने. कितने यूनिट्स? 100 यूनिट्स. अब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी कि 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देके चला गया. मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी देके तो चला गया, पर वो उसने अथॉरिटी ही नहीं दी उसको. कि कौन सी अथॉरिटी नहीं दी? अथॉरिटी मींस पावर. ठीक है? उसको इतनी पावर तो देके ही नहीं गया कि अगर रॉ मटेरियल खत्म हो जाए तो रॉ मटेरियल जाके ले आना. समझ रहे हो? देखिए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे देगी 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करना, उसको इतनी अथॉरिटी देकर नहीं गया. वो मैनेजर इतनी अथॉरिटी उसको देके ही नहीं गया कि 100 यूनिट आपने प्रोड्यूस करने हैं, और अगर ये 100 यूनिट्स में आपका रॉ मटेरियल खत्म हो जाए तो वो रॉ मटेरियल जाके ले आना. ठीक है? तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसको पावर भी दो, अथॉरिटी भी दो. ठीक है? तभी टाइम पे काम होगा विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. चलो, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, देखिए, डिसिप्लिन रेफर्स टू द रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन. हेनरी फियोल बोलता है कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है, ये सुपीरियर
एंड सबऑर्डिनेट्स पे, दोनों पे एप्लीकेबल होना चाहिए। कहते हैं डिसिप्लिन वाला प्रिंसिपल सिर्फ ये नहीं कि सबऑर्डिनेट्स ही फॉलो करेंगे अगर वो लोअर लेवल पे हैं, तो जो टॉप लेवल मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है, प्लान एंड पॉलिसीज बनाता है, उसको भी ये प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। अगर टॉप लेवल मैनेजर ये प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहा है तो ही शुड ऑल्सो बी पेनलाइज, उसको भी पेनल्टी पे करनी दी जाए, ठीक है। अगला देखिए यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब द सबऑर्डिनेट मस्ट बी गेटिंग द ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन एम्प्लॉयर, ठीक है, फ्रॉम ओनली वन बॉस। वो कहते हैं जो आपका सबऑर्डिनेट है, जो आपके एम्प्लॉय, जो कंपनी के लिए काम करता है, उसको ऑर्डर कितने बॉसेस से मिले, सिर्फ एक बॉस। अगर उसको मोर देन वन बॉसेस से ऑर्डर मिल रहा है तो ही विल गेट कंफ्यूज कि किसको ऑर्डर पहले कंप्लीट किया जाए, फिर वो एक्सक्यूजेस बनाएगा कि मैं तो उस मैनेजर का काम कर रहा था, मैं तो उस बॉस का काम कर रहा था, वो तो टाइम से काम ही नहीं करेगा, रिसोर्सेज अलग वेस्ट करेगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल जो हेनरी फ्योल का है, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, दैट द एम्प्लॉय should be receiving orders from only one boss. He should not be receiving the orders from more than one bosses. If he is receiving or getting the orders from more than one bosses, he will get confused. पहले तो वो कंफ्यूज हो जाएगा किसका ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट करूं, दूसरा वो एक्सक्यूजेस देगा कि इसलिए मैंने काम नहीं किया, उस बॉस को मैं ऑर्डर कंप्लीट कर रहा था, ठीक है। अगला देखिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब एक डायरेक्शन में जाना, एक मतलब वन यूनिट वन प्लान, वन हेड वन प्लान, दैट मीन्स एक कंपनी है, एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वन हेड वन प्लान, वन हेड वन प्लान, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक कंपनी है, एक ही उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कहते ऑल द एक्टिविटीज, कंपनी में जितनी एक्टिविटीज हैं दैट मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कहते अगर एक कंपनी है, उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए। अगर सारे के सारे एम्प्लॉयज अपना वही कंपनी वाला ऑब्जेक्टिव ही फॉलो करने में लग जाएंगे, तभी ही ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या होगा, अचीव। अकॉर्डिंग टू द हेनरी फ्योल प्रिंसिपल, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, देयर इज वन कंपनी, देयर मस्ट बी वन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, वन हेड वन प्लान, राइट। All the activities must be directed towards achievement of organizational goals. सारी एक्टिविटीज को किस तरफ डायरेक्ट कर दो कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या हो जाए, अचीव। अगला प्रिंसिपल देखिए हेनरी फ्योल का, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब जो एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहा है उसका पर्सनल इंटरेस्ट, राइट। जर्नल इंटरेस्ट देखिए कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसको जर्नल इंटरेस्ट बोलते हैं। वो कहते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। दिस मीन्स दैट वो कहते हैं अगर इंडिविजुअल गोल और कंपनी का गोल सेम डायरेक्शन में, वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर अगर इंडिविजुअल का गोल कंपनी के गोल से अलग है तो इंडिविजुअल अपने गोल को क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट अपने गोल को सेक्रीफाइस करेगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ जनरल इंटरेस्ट, दैट मीन्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर उन दोनों का इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव सेम डायरेक्शन में नहीं है तब करेगा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, राइट। अगला देखिए रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, फेयर, वेजेस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल, दैट इज द रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। वो कहते हैं हर पर्सन को अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, अच्छी मैक्सिमम सैलरी मिलनी चाहिए, अच्छी वेजेस मिलने चाहिए, सो दैट उनका बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अचीव हो जाए, ठीक है। उनको अच्छी आप सैलरी दो, अच्छे वेजेस दो। अगर उनको आप अच्छे पैसे ही नहीं दे रहे, बोनस ही नहीं दे रहे, सैलरी नहीं दे रहे, वेजेस ही नहीं दे रहे, तो आपको लगता है दे विल गिव देयर 100%, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स, एवरी पर्सन इररिस्पेक्टिव वो मेल है फीमेल है, उनको अच्छी सैलरी दो सो दैट उनका बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाए, अचीव हो जाए। अगर उनको अच्छी सैलरी कंपनी नहीं देगी, दे विल नॉट गेट मोटिवेटेड, दे विल नॉट बी एबल टू गिव देयर 100% इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अगला देखिए प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मैंने आपको बताया था, सेंट्रलाइजेशन में मींस कंपनी के सेंटर में पर्सन है, वो कौन है, टॉप लेवल मैनेजर। सेंटर में कौन सा बंदा बैठा है कंपनी के, टॉप लेवल मैनेजर। जस्ट एन एग्जांपल आपको याद करवाने के लिए, सेंट्रलाइजेशन मींस पावर, किसके पास पावर, सिर्फ सेंटर वाले बंदे के पास। सेंटर वाला बंदा कौन है, टॉप लेवल मैनेजर। व्हेन द पावर इज इन फ्यू हैंड्स, जब पावर फ्यू हैंड्स में होती है, दैट मीन्स द पावर इज ओनली विद द टॉप लेवल मैनेजर। जो सेंटर में बैठा है उसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर
कितने हैंड्स में, मोर हैंड्स में, पावर इन मोर हैंड्स। पावर इन मोर हैंड्स को क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, so centralization means power in few hands. That means when the power is with the top level manager, that is known as centralization. Decentralization means power in more hands. When the power is in the more hands, for example middle level managers के भी पास power आ गई है और lower level manager के पास भी क्या आ गई है, power। उसको क्या बोलते हैं, principle of decentralization। According to the principle of Henry Fayol, that is principle of centralization and decentralization। देखिए, decentralization means power in more hands। जब power ज्यादा hands में होती है, that is the power top level के पास तो middle और lower level managers के पास भी power आ गई, उसको decentralization बोला जाता है। According to Henry Fayol कहते एक organization में completely आप centralization ना करें, completely आप decentralization भी ना करें, इनका combination करें, ठीक है, इनमें balance रखिए और इनका combination आप करिए। There should be combination of centralization and decentralization। Okay, next देखिए scalar chain। According to the principle of scalar chain, the communication must be done in hierarchy। कहते हैं कम्युनिकेशन एक सीक्वेंस में की जाए, कम्युनिकेशन एक हायरार्की में की जाए। आप एक ट्रायंगल देखिए प्लीज, यहाँ पे आपका ए मैनेजर है, यहाँ पे बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वो कहते अगर इस बी मैनेजर ने जी मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसको हायरार्की में किया जाए। देखिए इनकी कम्युनिकेशन हायरार्की एक स्केलर चेन को फॉलो करके की जाएगी। बी ने किसके साथ कम्युनिकेट करना है, जी के साथ, तो बी पहले अपनी बात बताएगा सी को, सी मैनेजर किसको बताएंगे, डी को, डी किसको बताएगा, ई को, ई एफ को, एफ जी को बताएगा। तो बी की बात कैसे कन्वे हुई, एक हायरार्की में, एक स्केलर चेन में, ठीक है। अभी देखिए अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल बोलता है ये प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन मेरी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाए, पर अगर इमरजेंसी का केस है, बड़ी जल्दी इंफॉर्मेशन देनी है, तो इसने गैंग प्लैंक बना दिया। क्या बनाया, गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक दैट मींस इन केस ऑफ इमरजेंसी सेम लेवल ऑफ मैनेजर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। जैसे इमरजेंसी आ गई तो ए किसको कम्युनिकेट कर सकता है, जी को, क्योंकि उसके लेवल में कौन है, जी। बी किसको बताएगा, एफ को। सी किसको बता सकता है, इंफॉर्मेशन किसको दे सकता है, ई को। समझ रहे हो। सो इन केस ऑफ इमरजेंसी द सेम लेवल ऑफ मैनेजर्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, इसको क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगला प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल, एवरीथिंग मस्ट बी प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर। हर चीज एक प्रॉपर ऑर्डर में रखी जाए, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो कोई भी चीज है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको एक प्रॉपर पोजीशन, एक प्रॉपर ऑर्डर में रखा जाए, ठीक है। अगर आप हर चीज को एक प्रॉपर ऑर्डर में रखेंगे तो कोई रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, कोई टाइम वेस्टेज नहीं होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगी एंड प्रोडक्टिविटी विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो हर चीज एक प्रॉपर ऑर्डर में रखी जाए। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, अगला प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी स्टेट्स दैट, वो कहते हैं काइंड, फेयर, जस्टिशिएबल ट्रीटमेंट दी जाए अपने एम्प्लॉयज को। कहते हैं एम्प्लॉयज मोटिवेट तब रहेंगे जब उनको काइंडनेस से ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो मेन है, चाहे वो मेल्स हैं, चाहे वो फीमेल्स हैं, उनको काइंडली ट्रीट किया जाए, फेयर ट्रीटमेंट किया जाए, ठीक है। कोई डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं करोगे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, ठीक है। चाहे वो मेल है, फीमेल है, इक्वल उनको सैलरी दी जाएगी, ठीक है। तो इसको इक्विटी बोलते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट विद एवरीबॉडी, विद काइंड, फेयर, जस्टिशिएबल ट्रीटमेंट विद एवरीवन। अगला देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। कहते टेन्योर क्या होता है, ट्रांसफर्स करना, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स करना, इसको टेन्योर बोलते हैं। पर्सोनल मतलब जो एम्प्लॉय काम कर रहा है कंपनी में, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल प्रिंसिपल क्या बोलता है, फ्योल का, हेनरी फ्योल का। ये प्रिंसिपल बोलता है कि अगर एक एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर मत करिए, उसको बार बार ट्रांसफर नहीं करेंगे आप, ठीक है। क्योंकि अब जब एक एम्प्लॉय कंपनी में काम करता है उसको कुछ टाइम लगता है सेटल डाउन होने में, और अगर आप उसकी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स कर देंगे ही विल फील इनसिक्योर, वो इनसिक्योर फील करेगा दैट देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी, या बार बार उसका ट्रांसफर कर रहे हैं। वो जितना टाइम सेटल डाउन होने में लगाता है, कंपनी को समझने में लगाता है, आप उसकी फिर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये प्रिंसिपल हेनरी फ्योल का क्या बोलता है, जो टेन्योर है पर्सोनल का उसमें स्टेबिलिटी रखिए, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर मत कीजिए, उसको जॉब सिक्योरिटी फील करवाइए, उसका फ्रीक्वेंट ट्रांसफर आप नहीं करेंगे, ठीक है।
अगला देखिए इनिशिएटिव प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो एम्प्लॉयज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी सुजेशंस को वेलकम करिए, ठीक है, उनकी सुजेशंस को हमेशा वेलकम करें, उनको बोलिए दैट दे शुड टेक अ इनिशिएटिव, वो इनिशिएटिव लें, उनको मोटिवेट करिए that the employees which are working in the organization they must take some initiative, they must employer है जो अपने employees के suggestions को welcome करे। और जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट करता है, ऑब्जेक्टिव सेट करता है, तो उनके डिसीजन उनसे पूछ के, उनकी सुजेशंस लेके वो ऑब्जेक्टिव को सेट करे। सो दे विल फील पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उनकी इनिशिएटिव को आप लीजिए, उनकी सुजेशंस आप हमेशा लीजिए जब भी आप गोल सेट कर रहे हैं, जब भी आप ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं कंपनी में। अगला देखिए एस्पिरेट डे कॉर्प्स प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द एस्पिरेट डे कॉर्प्स देयर शुड बी यूनिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में यूनिटी होना चाहिए, कंपनी में हार्मनी होना चाहिए। आई को वी से रिप्लेस करिए, आई शुड बी रिप्लेस्ड विद वी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी होना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा, अचीव। इसका एग्जाम्पल आप क्या लिख के आएंगे, देखिए मैनेजर ने एम्प्लॉयज को 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए बोला। कितने यूनिट्स, 100 यूनिट्स। कितने एम्प्लॉयज को बोला, 10 एम्प्लॉयज को बोला टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स। 2 एम्प्लॉयज बीच में बीमार हो गए, ठीक है। अब देखिए ये कितने एम्प्लॉयज बचे, 8 एम्प्लॉयज, ठीक है। अभी ये 8 एम्प्लॉयज अपने 10 यूनिट्स नहीं प्रोड्यूस करके 100 यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो 8 एम्प्लॉयज ये 100 यूनिट्स को अपने आप में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने इनडायरेक्टली कौन सा गोल अचीव करना है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ओके, सो देयर शुड बी यूनिटी, हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। इफ 2 of the employees are not able to complete their work because they were not well, then the 8 remaining employees must distribute these 100 units among themselves for the achievement of organizational goal. So right, these are the 14 principles of Henry Fayol जो हमने बड़े शॉर्ट में डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और आप मेरे को अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो।